हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम बात करने वाले मित्रों की इतिहास मनोविज्ञान का। लेकिन इतिहास मनोविज्ञान का तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही प्राचीन काल से जो मनोविज्ञान की धारणा चलती आ रही थी उसको किस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ आज का आधुनिक मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी कालखंड को हम लोग ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। मतलब बहुत विस्तृत नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम कम है लोगों को, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में सारी चीज़ें यथोचित देने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान के इतिहास में हम लोग प्रारंभ काल से क्या जानते थे, क्या होता था और किस तरीके के मनोविज्ञान को लोग पढ़ते थे। तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तियों ने इस क्षेत्र को आकार दिया है। यहाँ मनोविज्ञान के इतिहास की एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है। अब जैसे सबसे पहले आप आते हैं तो ऐसे भी प्राचीन काल की बात करते हैं, और प्राचीन काल का जो ईसा पूर्व है या ईस्वी है वो है 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक चला था प्राचीन काल की मनोविज्ञान। अब इस कालखंड में किस तरीके का मनोविज्ञान चलता था? वो चलता था कि प्राचीन सभ्यताओं में मनोविज्ञान की अवधारणाएं मिस्र, ग्रीस, चीन और भारत में जो है प्राचीन सभ्यताओं में मनोविज्ञान की अवधारणाएं चलती थी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि प्राचीन काल में जो मनोविज्ञान था वो किस देश में प्रायः विद्यमान था और क्रियान्वित था, तो वो था आपका मिस्र था, ग्रीस था, चाइना था और साथ ही साथ अपना भारत महान था। और दूसरी बात यहाँ पे है कि प्लेटो और अरस्तु के विचार मन और आत्मा पर होता था। यानी सबसे जो प्राचीन कालखंड के जो मनोवैज्ञानिक माने जा सकते हैं वो प्लेटो और अरस्तु को माना जा सकता है। ठीक है। और इन्होंने जो है मनोविज्ञान को मन और आत्मा का विज्ञान माना था। यानी इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है वो कहीं मन का और साथ ही साथ आत्मा का जो है एक ज्ञान है जो कि हम लोगों के अंदर विद्यमान होता है। तो इस तरीके का जो प्राचीन कालखंड था वो उसमें ये इस तरीके की मान्यताएं थी। फिर हम आगे आते हैं मध्य युग में, यानी जिसको हम सेकंड स्टेप्स कह सकते हैं मनोविज्ञान का। और मध्य युग जो है चलता है 500 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। ठीक है। अब मध्य युग में क्या मनोविज्ञान की मनोदशा अवधारणाएं बनाई गई थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग जो है काम किए इसमें, और इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म और आत्मा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। यानी यहाँ पे जो मनोविज्ञान का है ईसाई धर्म और साथ ही साथ आत्मा की अवधारणा के रूप में मनोविज्ञान को मनोनीत किया गया था। और साथ ही साथ स्कोलास्टिसिज्म और विश्वास और तर्क का संयोजन माना गया था मनोविज्ञान को। ठीक है। फिर इसके आगे हम जब बढ़ते चले पुनर्जागरण काल आता है, यानी स्टेप 3 पे पुनर्जागरण और प्रबोधन काल इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता था, और यह चलता है 1500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है। 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता है। और यहाँ पर मनोविज्ञान का क्या विश्वास था, क्या मत था, क्या अवधारणा था, तो यहाँ पर जो है प्राचीन ज्ञान का पुनरुद्धार और मानवतावाद के रूप में मनोविज्ञान को माना जाता था। यानी पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल में यह मान्यता मिली मनोविज्ञान को कि यह एक प्राचीन ज्ञान है और ये प्राचीन ज्ञान का पुनरुद्धार है और जिससे हम मानवतावाद का विकास कर सकते हैं। और इसी में साथ ही साथ आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का विकास भी होता है। यहाँ पे आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधियों का विकास अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका तीसरे कालखंड यानी पुनर्जागरण और प्रबोधन कालखंड यानी 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है, जिसके जो प्रवर्तक हैं डेस्कार्टेस और लाक साहब हैं। कौन? डेस्कार्टेस और लाक साहब हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के विकास के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर इसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो आता है चौथा स्टेप। यहाँ 5 लिख उठा है तो चौथा है, और चौथे में यानी 19वीं शताब्दी में हम लोग आ जाते हैं। और 19वीं शताब्दी चलती है 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी
तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि मनोविज्ञान की स्थापना एक अलग विषय के रूप में विलियम वुंट द्वारा की जाती है, जैसा कि यहाँ से लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का। यानी 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में मनोविज्ञान की सही से एक अलग परिभाषा दी जाती है और एक अलग विषय के रूप में इसको मनोनीत किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मनी में जो है विलियम वुंट ने पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, वो सन था 1879। ठीक है। और इसी में आपके पास बहुत सारे आधुनिक वाद आते हैं, जिसमें आपका संरचनावाद, जो संरचनावाद के प्रवर्तक हैं वो हैं महोदय टिचनर। संरचनावाद के प्रवर्तक टिचनर याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। और कार्यात्मक वाद का जो वेशभूषा था उसको मनोनीत किया विलियम जेम्स ने। संरचनावाद को टिचनर और कार्यात्मकवाद को जेम्स ने मनोनीत किया या उनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसी क्रम में विकास का सिद्धांत आता है, जिसमें डार्विन और लैमार्क का बहुत बड़ा नाम आता है। तो डार्विन का विकास भी इसी ईस्वी के बीच में होता है। डार्विन ने भी मनोविज्ञान पे बहुत अच्छा काम किया है। लैमार्क ने जो है विकास के सिद्धांत पे बहुत बड़ा काम किया है, जिससे हम विकास को भली भांति समझ पाए हैं और उनके सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग नए नए रिसर्च को डेवलप करते हैं। और डार्विन का विकास सिद्धांत और मनोविज्ञान पर इसका बहुत प्रभाव माना जाता है उस समय। फिर आते हैं 5वें कालखंड में, जिसको हम 20वीं शताब्दी बोलते हैं। 20वीं शताब्दी चलती है 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक, यानी हम एकदम आधुनिक युग में आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे कौन? महोदय फ्रायड, यानी मनोविश्लेषणवाद के महान प्रवर्तक श्रीमान फ्रायड जी को कौन नहीं जानता है। जो मनोविज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो फ्रायड को ज़रूर से ज़रूर जानते हैं। इन्होंने ही जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है, याद भी रखना है। और दूसरा इसमें आता है व्यवहारवाद की भी बात आती है कि मनोविज्ञान किस तरीके से परिवर्तित, इसमें भी बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे कालक्रम हैं। जैसे 1900 से 2000 ईस्वी के बीच में भी बहुत सारे जो यहाँ पे वाद लिखे गए हैं, इनके भी कब कब कैसे जो है अलग अलग तरीके से वैज्ञानिकों ने उनके उद्देश्य को और सिद्धांतों को माना है। लेकिन हम यहाँ तो इसीलिए संक्षिप्त में बात कर रहे हैं कि वाद के प्रवर्तक कौन है और 20 शताब्दी और ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या हुए थे। तो व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मिस्टर वाटसन और स्कीनर को माना जाता है। गेस्टाल्टवाद, यानी जिसे हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहते हैं, यहाँ पे इनके प्रवर्तक हैं कोफका हैं, वर्दिमर हैं और कोहलबर्ग भी आते हैं। ठीक है, वो तीनों जो है वर्दिमर, कोफका और कोहलबर्ग, ये गेस्टाल्ट वादी होते हैं, ये गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। फिर संज्ञानात्मक की बात भी आती है इस कालखंड में। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत प्रचलित है, लेकिन इसके जो है प्रवर्तक के रूप में देखा जाए तो नीसर और उलरिख हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक। आगे अगर हम बात करते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान के, तो इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं रोजर्स और मास्लो। रोजर्स और मास्लो ने मानवतावादी मनोविज्ञान पे बहुत ही बड़ विस्तृत जो है अपना शोध कार्य किया है और बहुत ही ज़्यादा समाज को उससे लाभ भी मिल रहा है उसके मनोविज्ञान को पढ़ने से। अब आगे बढ़ते हैं हम छठे कालखंड में जब आते हैं, जो आज का समकालीन मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये 2000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान युग तक अभी तक जो मनोविज्ञान चल रहा है वो हम लोगों के सामने एकीकृत रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला आता है एकीकृत दृष्टिकोण जो मनोविज्ञान का होता है, इसके अंतर्गत सकारात्मक मनोविज्ञान, माइंडफुलनेस साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन होता है। और इसमें तकनीकी प्रगतियां भी बहुत हो चुकी हैं। तकनीकी प्रगति जिसमें ऑनलाइन थेरेपी दी जा रही है, वर्चुअल रियलिटी आपके पास दी जा रही है, जिससे कि लोगों का मस्तिष्क और मन किस तरीके से सही तरीके से काम करे बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस के। चूँकि आज के समय में इतने ज़्यादा काम पड़ रहे हैं लोगों को, उनके पास स्ट्रेस, थकान
और बैड फीलिंग बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर भरी पड़ी होती है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाता है। आज के समय में विविधता, समानता और समावेश पर बढ़ता फोकस भी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा शाखा के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो संक्षिप्त जानकारी थी कि यह घटना शताब्दी और ईसा पूर्व में किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर के आज आधुनिक युग तक मनोविज्ञान को किस तरीके से देखा गया, ये आपको एक संक्षिप्त जानकारी थी। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक ले मित्रों, जय हिंद।